श्री राधे ITI इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में अपन फिर से अब क्लास शुरू करते हैं। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अपन पढ़ चुके थे। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? कुछ प्रतिरोध दिए होते हैं जिन्हें हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। जैसे हमें R1 दिया गया है, R2 दिया गया होता है और R3 दिया गया होता है। ये R1, ये R2, ये R3, इसे सीरीज में जोड़ देते हैं और इसमें एक वोल्टेज दे देते हैं, कुछ भी अपन वोल्टेज दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कनेक्शन बन जाता है। अभी सीरीज कनेक्शन बन गया, अपन ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने देख लिए थे। हाँ, इसमें करंट की वैल्यू ज्ञात करना, ओम के नियम से इसमें अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? ओम्स लॉ से इसमें आई ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर सकते हैं, V1, V2, V3, है ना। तो इस प्रकार से अपन प्रतिरोध नहीं दिया गया होता तो प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, है ना। R1, R2, R3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सब चीजें अपन इस सर्किट में ज्ञात कर लेते हैं। जो जो वैल्यू हमें दी हुई होती है हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, और जो नहीं दी होती, जो हमसे पूछा जाता है, हम वो निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अगला, अपन श्रेणी क्रम संयोजन के बाद में अपन देखेंगे अब समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, अब इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो अब रेजिस्टेंस सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम हमारा क्या होता है? एक के बाद एक के बाद हम ऐसे चेन में जोड़ते रहते हैं, श्रृंखला में जोड़ते हैं, तो हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता है। यदि हम पैरेलल की बात करेंगे तो हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे? एक के बाद आगे ना बढ़ाते उसको, उसके नीचे या ऊपर नीचे उसको समांतर में हम जोड़ेंगे। इस प्रकार तीनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे। तो ये प्रतिरोध हमारा R1, R2 या R3 हो गया। हमने ये प्लस माइनस हमने यहाँ पे वोल्टेज दे दिया। तो इस प्रकार यदि हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं या कोई सर्किट बनाते हैं, कोई परिपथ बनाते हैं, तो इस प्रकार से हमारा पैरेलल सर्किट, पैरेलल कनेक्शन या फिर रेजिस्टेंस का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसमें एक चीज क्या होगी, एक डायग्राम ये हो गया। यदि हम इसी को ऐसे बना दे तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को होगी क्या? ये तीन प्रतिरोध हमारी ये हो गए, है ना। अब इसके कनेक्शन हम ऐसे ना करके हम एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी ऐसे कर देते हैं और ऐसे करके इस पे एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, हमारे दोनों डायग्राम में एक ही है। लेकिन हमने पहले वाले डायग्राम के हमें डिजाइन पसंद नहीं आ रही थी, अपन ने इसमें डिजाइन डाल दी है ना। डिजाइन डालने से क्या होता है, ये सब किसी भी चीज में डिजाइन डालो तो सुंदर दिखने लगता है। अपन ने डिजाइन डाल दी, इसको ये बना दिए ये वाला डायग्राम। तो अब इसमें क्या होगा, ये वाले सर्किट में देखें तो ये चाहे इसमें देखें, बात एक ही, अपन दोनों में देख लेते हैं। करंट फ्लो होती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, तो करंट यहां से प्रवाहित होगी I, ठीक है। अब यहां तक तो I होगी, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लिए क्या होगी, एक करंट
यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये I1 हो जाएगी। एक करंट यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये I2 हो जाएगी। एक करंट हो जाएगी, ये I3 हो जाएगी। तो अब हमारा रेजिस्टेंस की मान अपन ने R1, R2, R3 ऊपर से रख लिया और करंट का मान हमने यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर रखा है, अपने को अच्छा नहीं लग रहा, तो अपन डिजाइन डाल के इसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो ये कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं ना, ये I हो गया, इसमें एक करंट यहाँ पे प्रवाहित हुई तो इसको मान अपन ने I1 रख लिया, इसका I2 रख लिया, इसका I3 रख लिया, क्योंकि प्रतिरोध को अपन ने R1 यहाँ पे लिखे, R2 यहाँ पे लिखे, R3 यहाँ पे लिखे, तो इसको उल्टा लिख रहा तो अपने को अच्छा नहीं लग रहा। चाहे ऊपर से नीचे लिखो चाहे नीचे से ऊपर लिखो, अपने लिए दोनों की कंडीशन में बात एक ही रहेगी। हमें तो वैल्यू ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस जितना होगा उतना वो वोल्टेज करंट अपने में से प्रवाहित होने देगा। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम प्रवाहित होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा प्रवाहित होगी, है ना। तो उससे हमें जो वैल्यू आएगी उससे मतलब है, इसका नामकरण क्या कर रहे हैं उससे अपने को मतलब नहीं रहता। तो ये वाला डायग्राम को अपन मिटा देते और इस पे करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे अपन ने करंट, सोर्स करंट यहाँ से निकल रही है, प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ तक तो पूरी है, ये 3 भागों में बढ़ गई, तो अपने क्या होता है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का योगफल, आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बराबर होती है अपनी, किसी भी परिपथ किसी भी मार्ग में आने वाली करंट होगी तो वो जाने वाली करंट के योगफल के बराबर होगी। यहाँ से जैसे आई तो I1 यहाँ चली गई, I2 यहाँ चली गई, I3 यहाँ पे चली गई, तो क्या होगा, हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 इस प्रकार से इसको लिख सकते कि नहीं, है ना। तो अपन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो भाई अपनी I1, I2, I3 का योगफल किसके, आने वाली करंट के योगफल के बराबर होगी, मतलब I1, I2, I3 करंट का योगफल आने वाली करंट के मान के बराबर होगी। तो ये एक नियम दिया था, किसने दिया था, ये किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ चाचा थे अपने, तो उन्होंने एक नियम दिए थे किरचॉफ का, पहला नियम। तो पहला नियम क्या था, किसी भी बिंदु पर आने वाली करंट प्लस जाने वाली करंट के बराबर होती है, जितनी आएगी उतनी जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये पहला नियम हुआ था किरचॉफ चाचा का। तो वही साहब ये अब यहाँ पे अपन ने ये वाला नियम है, तो उस हिसाब से अपन ने ये भी यहाँ पे वही हो रही, पूरी करंट यहाँ तक आ रही है, फिर इसके बाद यहाँ से फ्लो होते जा रही है ना, और वापस यहाँ से वापस इसमें आ जाएगी। तो अब इसमें एक चीज क्या हो गया अपना, पहली चीज कि जो जाने वाली करंट है, मतलब यहाँ से जाने वाली करंट मतलब इस पॉइंट तक आने वाली करंट होगी, है ना, और इस पॉइंट के आगे जाने वाली करंट के योगफल के बराबर होगा। तो हमने ये I1, ये I2, ये प्लस I3 ले लिया, ठीक है। अब प्रतिरोध हमारा पैरेलल कनेक्शन में है, इसका यदि हमको RQ निकालना है, RQ निकालना है तो हम क्या करेंगे, यदि यहां तक हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो अब इसका कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे। यदि अपने वो एक ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है, V = IR, तो हमको यहाँ से करंट का मान निकालना है, करंट का मान निकाल के अपन रख देंगे। तो करंट का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, I बराबर V/R, ठीक है ना, हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या रख देते हैं, V बराबर V बटा I की वैल्यू निकल गई तो हम क्या रख देंगे, V/R। अब इसके बाद में क्या अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट, V = IR से हमको I1 R1 की अपन को I1 का मान निकालना है। तो I1 का मान निकालना है तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V तो हमारा ये पैरेलल में समांतर क्रम में वोल्टेज सभी शाखाओं में समान होता है, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, मतलब समान होता है। कितनी भी शाखाएं बढ़ा दो वोल्टेज का मान परिवर्तित नहीं होगा, वो समान रहेगा, है ना। तो हम वोल्टेज को लिख लेते हैं V, और प्रतिरोध कितना है R1। इसी प्रकार हम I2 को भी लिख लेंगे V/R2, I2 के करंट के साथ क्या है, प्रतिरोध R2, और ये I3 को भी लिख लेंगे
I3 के साथ I3 करंट के साथ हमारा प्रतिरोध R3 है। तो हम ये I1 I2 I3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये V/R1, ये V/R2 और ये V/R3। अब भैया इसको और डाल दो, अच्छे डिजाइन डाल के इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो ये V/R हो गया, यहाँ से V सभी में, तो V को अपन ने बाहर निकाल दिया। जय श्री राधे। 1/R2 1/R3, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा और 1/R हो जाएगा। तो हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें तो 1/R की वैल्यू थोड़ी निकालनी होती है, हमें निकालनी होती काय की, R की। तो इसके जब हम इससे तो हम क्या है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। हम ये जो होता है R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब आंसर देना होता है तो हम R के बराबर में आंसर देते हैं। तो R के बराबर में आंसर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पलटा के लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं, जो भी इसकी वैल्यू आती है ना, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू आती है R1 R2 प्लस R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 R1 बटे R1 इंटू R2 इंटू R3। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आती है। किसकी आती है, 1/R की। इसको सोल्व करने के बाद ये आता है। जब ये आता है तो इसको हम R के बराबर में लिखते हैं। यदि हमसे प्रतिरोध 1/R के रूप में कभी भी इक्विवेलेंट नहीं पूछता है, हमसे पूछता है R के बराबर में, R निकालना होता है। तो हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, ये R1 R2 R3 को ऊपर कर देते हैं और नीचे ऊपर वाला भाग नीचे कर देते हैं, पलटा देते हैं। तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। तो इस हिसाब से भी, इस सूत्र से भी हम डायरेक्टली 2-3 स्टेप के कम करके हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, तब की बात होगी। यदि हमें पैरेलल में 2 ही रेजिस्टेंस, हमें पैरेलल में 2 ही रेजिस्टेंस देगा, R1 R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे अपन, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फार्मूले से भी हमारा 2 प्रतिरोध के बारे में भी कैलकुलेशन करना होता है। तो इससे साधारण सा हमारा इस प्रकार से निकलता है। इसी को हम सोल्व करके आगे हम निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हो तो इस प्रकार से हमारा ये बनता है ना फार्मूला। तो इसे नोट कर लो। तो हमारे नोट कर लो इसको, फार्मूले को कैसे, क्या कौन से फार्मूले आते हैं ना। ये डायरेक्टली फार्मूले पे मान इन पे रख के भी हम वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं, है ना। सीरीज में क्या था अपना, सीरीज में था R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में कौन सा है, ये वाला, है ना, ये सीरीज में था। और पैरेलल में कौन सा है, ये वाला। 3 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तो इसमें डायरेक्टली इस वाले फार्मूले से निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना पड़ता है और निकाल लेते हैं इस फार्मूले पे। जो भी वैल्यू दी होगी यहाँ पे वैल्यू रख दो और आंसर अपना आ जाता है। तो इसमें ये नोट कर लो। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखने वाले थे, वो पॉइंट अपने क्या होते हैं, तो देखो इसमें 2 चीज समझ लो आप पहले को अच्छे से, है ना, कि इसकी सभी शाखाओं में वोल्टेज V का मान बराबर होता है, वोल्टेज V का मान बराबर होता है। दूसरी बात, यदि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, समांतर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाता है और ये सबसे छोटा प्रतिरोध के मान से भी कम होता है ना। और दूसरी बात, सीरीज में यदि देखते हैं तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है ना।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है सीरीज में, लेकिन समांतर में घट जाता है। इसकी सभी शाखाओं में या सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है ना। इसमें पावर खर्च, इसमें पावर सीधे जुड़ती है और सीरीज में पावर खर्च जुड़ती है ना। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे, ये इसका तो कोई काम नहीं, कुछ यहाँ पे लिख देते हैं ना। किरचॉफ चार्जर का तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी बाद में, अभी तो इनका काम नहीं है, इनको हटा देते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए नियम होता है, अपने बताया बेसिक अपने को सब पढ़ना पड़ता है। बेसिक में एक चीज होती है भाई कि इसको कुछ चीजें याद ही करनी पड़ती है ना, नियम हुए, रूल हुए, फार्मूले हुए, कुछ चीजें हमें डायरेक्टली याद रखना ही पड़ता है। उसको कुछ चीज समझने वाली चीज होती तो अपन समझ लेते हैं, जो याद करने वाली चीज होती तो उसे याद ही करना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं होता है। तो जैसे समांतर में अपन एक चीज वो देखते हैं, वोल्टेज समान होता है, तो अपना सीरीज समांतर में वोल्टेज समान होता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, अलग अलग होता है, सभी प्रतिरोधों पर अलग होता है। एक चीज और क्या देखे थे अपन ने, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या समांतर में घट जाता है, सीरीज में बढ़ जाता है ना। इसमें पावर खर्च, इसमें समांतर में क्या होती है, समांतर में पावर खर्च, पावर सीधे जुड़ती है ना, पावर जुड़ती है, और सीरीज में पावर खर्च जुड़ती है, सीरीज में पावर खर्च जुड़ती है, जितनी पावर खर्च होगी उतनी जुड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट होते तो अपन अब वो पॉइंट लिख लेते हैं, मैं बोलते जाता हूँ, आप नोट करते जाओ। तो समांतर प्रतिरोध में अपन ने हेडिंग वेडिंग डाल के डायग्राम वगैरह सब बना लिए, तो अब इसके बाद में लिखो। सबसे पहला पॉइंट तो ये, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सभी शाखाओं पर या समांतर क्रम में सभी उपकरणों पर, है ना। शाखाएं तो ये हो जाएगी, और उपकरण अपन R1 R2 R3 के इसके जो उपकरण होते हैं उसके रेजिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो समांतर क्रम में सभी शाखाओं या सभी उपकरणों में वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है, समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध, यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। यह परिपथ के सबसे छोटे मान, प्रतिरोध के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर, जैसे यदि R3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, एक और प्रतिरोध यहाँ पे लगा देंगे तो सर्किट का प्रतिरोध हमारा कम होगा, है ना, बढ़ेगा नहीं, और सीरीज में प्रतिरोध बढ़ता है। तो अगला पॉइंट हमारा यही होगा कि समांतर क्रम में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। जबकि समांतर क्रम में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, जबकि 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 शाखाओं की संख्या घटने पर, समांतर क्रम में शाखाओं की संख्या घटने पर, जैसे ये 3 प्रतिरोध थे 2 हो जाएंगे, तो इसका मान बढ़ जाएगा प्रतिरोध का, समतुल्य प्रतिरोध का, है ना। जबकि समांतर क्रम में शाखाओं की संख्या कम होने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समांतर क्रम में पावर सीधे जुड़ती है, पावर सीधे जुड़ती है। पावर सीधे कैसे जुड़ेगी भाई, है ना, पावर सीधे कैसे जुड़ेगी, जैसे ये 100 वाट है, 100 वाट का उपकरण हमने लगाया, यहाँ पे 200 वाट का उपकरण अपन ने लगाया, है ना, यहाँ पे हम 300 वाट का उपकरण लगाया,
तो कैसे जुड़ जाएगी पावर, P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। इस प्रकार से अपनी सीधे जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो जितने रेटिंग पावर रेटिंग का हमारा होता है, जितने पावर रेटिंग का हम उपकरण जोड़ते हैं, तो वो सारे के सारे अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। जैसे ये 100 वाट 100 को जोड़ देंगे, ये 200 को जोड़ देंगे, ये 300 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 वाट का हमारा ऐसे पावर यहाँ पे जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है सीरीज में, क्या होता है पावर खर्च जुड़ती है। जैसे ये प्रतिरोध हमारा 100 वाट है, 100 वाट का हमने पहला उपकरण लगाया है ना, तो इसमें मान लो कि ये 100 वाट पूरा खर्च कर रहा है, लेकिन 200 वाट का लगा है लेकिन ये भी 100 वाट खर्च कर रहा है, और ये भी 300 वाट का लगा लेकिन ये भी 100 वाट खर्च करेगा। क्योंकि इसमें सीरीज में क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना के ही बता देता हूं मैं, है ना। छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये सीरीज है अपना। अब ये सीरीज है तो इसमें क्या किया अपन ने, 3 उपकरण लगा दिए। ये पहला 100 वाट का लगा दिए, 200 का लगा दिए, 300 का लगा दिए। लेकिन यहाँ पे करंट का मान तो सब में समान होता है, यहाँ पे तो अलग अलग होता है, इसका प्रतिरोध भी अलग अलग होंगे। लेकिन मान लो इसमें करंट कम आ रही है, मतलब इसमें तो इसकी 100% कैपेसिटी से तो 100 वाट खर्च कर लेगा ये, लेकिन इसमें करंट कम आएगी तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, पावर कम खर्च होगी। तो मान लो ये भी 100 वाट खर्च करेगा, लेकिन है 200 वाट का, लेकिन खर्च कितनी कर रहा है, 100 वाट। ये भी कितना है 300 वाट का, लेकिन ये भी खर्च कितना करेगा, 100 वाट। तो हमारी पावर खर्च जितनी अलग अलग, अपन ने तो मानने के लिए 100 वाट लिख लिए, लेकिन अलग अलग कर सकते हैं ना। तो पावर खर्च इसमें जुड़ेगी। जैसे अपन ने उपकरण तो लगाए थे 100 वाट 200 वाट 300 वाट मतलब 600 वाट के, लेकिन हमारी पावर खर्च कितनी हो रही, 100 प्लस 100 प्लस 100, हमारी टोटल पावर खर्च कितनी होगी, 300 वाट। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में पावर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये हमें याद रखना है ना। तो हमें ये लिखना है कि समांतर क्रम में पावर सीधे जुड़ जाती है, पावर रेटिंग सीधे जुड़ जाती है, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर रेटिंग सीधे जुड़ जाती है, पावर सीधे जुड़ जाती है ना। अब एक पॉइंट और, सबसे पहले तो अपन ने को यही लिखना था लेकिन इसी को भूल गए अपन, है ना। तो इसमें लिख लो, समांतर क्रम में परिपथ की कुल शाखाओं परिपथ की कुल शाखाओं की धारा, है ना। समांतर क्रम में परिपथ की सभी शाखाओं की धारा का योगफल, सभी शाखाओं की धारा का योगफल परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है। ये कौन सी कुल धारा, इक्विवेलेंट करंट बोल सकते हैं इसको, है ना। तो कुल धारा के बराबर होगा कौन सा, I1 I2 I3 का अपना योगफल I1 I के बराबर होगा, है ना। एक चीज और लिख लेंगे भाई अपन, इसमें ये क्या होता है, 1/R, 1/R किसके बराबर होता है, ये होता है चालकता, है ना, चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व बोलते हैं ना इसको। तो चालकता है चालकत्व, तो ये 1/R हो गया। तो 1/R किसके बराबर होता है, G के बराबर। तो इसमें क्या बोल देंगे अपन, इसमें चालकता कंडक्टेंस सीधा जुड़ता है G, तो G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा इसमें। तो अगला पॉइंट अपन इसको यही लिख लेंगे, इसमें ये लिख लेंगे कि समांतर क्रम में चालकता सीधे जुड़ जाती है, समांतर क्रम में चालकता सीधे जुड़ जाती है। फिर अगला पॉइंट लिख लेते हैं, समांतर क्रम में अब जैसे अपन ने यहाँ पे ये सभी अपन ने अलग अलग मान के अपन ने बांट के अपन ने ये लगाए क्या, उपकरण। लेकिन जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना वो करंट ले लेगा, जिसको नहीं है तो वो दूसरा करंट से पास कर देगा, दूसरे उपकरण से। तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसका ये कि अपन लिख लेते हैं अगला पॉइंट कि समांतर क्रम में प्रत्येक उपकरण अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करंट लेते हैं या धारा लेते हैं, करंट या धारा, है ना। आई को क्या बोलते हैं अपन, करंट हिंदी में, वो इंग्लिश में करंट और हिंदी में धारा। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धारा लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे अपन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं, समांतर क्रम में
अपन जो घरेलू अपन कहीं पे भी कोई भी लाइटिंग वायरिंग करते हैं तो समांतर क्रम में ही करते हैं ना, क्योंकि वोल्टेज का मान समान होता है और उपकरण में अपने को एक से एक समान करंट रेटिंग के उपकरण उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसको जितनी करंट की आवश्यकता होती है उतने ले लेते हैं। तो अपन ये लिख लेंगे कि समान लाइटिंग घरों फैक्ट्रियों में सभी लाइटिंगों में हम कौन सी क्रम का उपयोग करते हैं, समांतर क्रम का। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, समांतर क्रम में सभी तरह की लाइटिंग को समांतर क्रम में की जाती है। सभी तरह की लाइटिंग की वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है। जैसे घरों में फैक्ट्री में लाइट प्रकाश व्यवस्था के लिए, सड़कों पे प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग करते हैं, समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब ये अपना ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, समांतर क्रम संयोजन का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, I1, I2, I3 के मान हमें ज्ञात करना है ना। सवाल हमें दिया गया है, एक परिपथ दिया गया है जिसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम, है ना। दूसरे प्रतिरोध का मान है 6 ओम, तीसरे प्रतिरोध का मान है 12 ओम, है ना। तो I1, I2, I3 अपनी ये तीनों शाखाओं में करंट प्रवाहित होने वाली है। और I जो है परिपथ की कुल करंट है। हमें ज्ञात करना है ये तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट प्रतिरोध रेजिस्टेंस, है ना। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समांतर क्रम में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने 3 विधि या 4 विधि हो सकती है। अपन 3 विधियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली मेथड कौन सी है कि हमें मालूम है कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो 1 इक्विवेलेंट प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें हम मान रख देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमारा निकल जाएगा पहली मेथड में, है ना। तो पहली मेथड में हम यदि निकालते हैं 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1/4 1/6 1/12। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा 12 एलसीएम निकल जाएगा, 4 कम 4 और 12 से 3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो 6/12 मतलब 1/2। तो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आएगा 2 ओम आएगा, ठीक है। हमने पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा था, इस समांतर क्रम में हमारा प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यह परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होगा। सबसे छोटा प्रतिरोध क्या है 4 ओम, तो उससे भी कम क्या है हमारा 2 ओम आंसर आया। भले यहाँ पे 100 ओम 1000 ओम 2000 ओम 3000 ओम क्यों ना हो, लेकिन हमारा समांतर क्रम में है तो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे कम ही मान आएगा, ठीक है। ये समांतर परिपथ की खास बातें होती है ना। तो ये होता है पहली विधि, ये हो गई। दूसरी विधि में बता देता हूँ एक चीज और, एक और फार्मूला इसके आगे का फार्मूला अपन ने लिखा था। इसके आगे का फार्मूला क्या लिखा था, इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 R3, ये हो गया R1 R2, ये हो गया R2 R3, ये हो गया R3 R1। तो इसमें अपन मान रख देंगे सभी के, इसमें मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6 × 12। ये R1 R2 का ये मल्टीप्लाई कितना 4 6 हो जाएगा, ये 6 × 12 हो जाएगा,
प्लस ये कितना हो जाएगा 12 गुणित 4। तो इसको आगे यदि अपन देखते हैं तो इसको से अलग अलग ही रहने देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 12 छीन 72 और 12 चौके 48। तो इसको और सॉल्व करते हैं, 4 गुणित 6 गुणित 12, तो नीचे हो जाएगा इनका योगफल 144। ये 12 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 6 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 ओम आएगा। ठीक है, एक मेथड ये होगी, एक फार्मूला ये बनाया था, एक फार्मूला ये बनाया था। हमें आसान जो लगे उससे कर लेते हैं, और एक आसान मेथड और बता देता हूँ। पहले तो इसको नोट कर लो, है ना, ये दोनों मेथड को नोट कर लो, क्वेश्चन को भी नोट कर लो, है ना, समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कितना 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम हो गया, ऐसे नोट कर लिया है। तो अब एक मेथड और देख लेते हैं, जो मेथड हमें एग्जाम के समय में याद आता है उससे हम सॉल्व कर लेंगे। बस इतना है कि इसकी प्रैक्टिस कम से कम 20-25 बार तो कर ही लेना, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व करने में नहीं आते। तो हमारा सबसे इजी यही पड़ता है कि दो प्रतिरोध का हम वैल्यू, हमें दो प्रतिरोध वाले समांतर क्रम सर्किट के हमें मान ज्ञात करना बहुत आसान पड़ता है। दो प्रतिरोध का हमारा फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट फार्मूला बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही ऊपर वाले दो प्रतिरोध के अपन समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जैसे इसका यदि हमें समतुल्य प्रतिरोध मिल गया, ये 4 ओम और ये 6 ओम का, तो हमें क्या है, यहाँ पे दोनों ओम के बदले में हम एक, इसका जो मान आएगा इक्विवेलेंट, हम उसके मान के बराबर का एक प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, R1 का मान हमारा 4 है, R2 का मान 6 है, और R1 का मान 4 है और R2 का मान 6 है। तो 6 जो कि 4 गुणित 6 इसको कर देते हैं, 4 और 6 और 4 कितना हो जाता है 10, है ना। तो 6 और 4 10 हो जाता है। तो इसको अपन और सॉल्व करते हैं, तो ये 3 बार कट जाएगा 2 से, ये 5 बार कट जाएगा, है ना। तो 4 दिया 12 बटे ये 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12/5 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12/5 हो गया। अब अगला प्रतिरोध हम ले लो, क्या ले लो, R3, ये हो गया हमारा 12। अब इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो हमारा परिपथ का कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो एक और मेथड, इसके बाद में हम एक बार और कैलकुलेशन कर लेंगे। एक है हमारा 12/5 गुणित ये दूसरा प्रतिरोध 12/5 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, ये 12/5 इंटू 12, ये हो जाएगा इधर 12 प्लस 12×5 है ना। तो 12/5 गुणित 12, ये 5, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये 12 प्लस 60 कितना हो गया हमारा 72, है ना। 12 प्लस हमारा ये 72 हो गया, और 5 हमारा ऊपर चले जाएगा, है ना, ऊपर गया। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 12 से ये 6 बार कैंसिल हो गया, और 6 से ये 12 2 बार कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे भी 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार हमारे ऐसे बटे में कैलकुलेशन आ जाती है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा कठिन हो जाता है। यदि बटे में कैलकुलेशन नहीं आए, बटे में कैलकुलेशन नहीं आए, यदि हम इसको 12/5 को यदि और सॉल्व करके लिख लेंगे, 12/5 को सॉल्व करके हम कितना लिख लेंगे 2.4, है ना। तो 2.4 से
इसमें यही मान यहाँ पे रख देंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। जैसे 2.4 इंटू 12 बटे 2.4 प्लस 12, तो इसका ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 12 बटे 12 में 2.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 दशमलव। अब इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 1.2 बार, और ये 12 2.4 है, ये 1.2 है, तो ये 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी सोल्व करें हमें लगे जैसे जो मेथड हमें आसान लगे, जो कैलकुलेशन आसान लगे, हम कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा सही आना चाहिए। तो ये इतनी सारी मेथड, इतने सारे तरीके बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता। हमें किसी को कोई मेथड सही लगती है, किसी को कोई दूसरी मेथड सही लगती है, तो हमें जो सही लगेगी हम उसके बारे में पढ़ाई, वो उससे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, उससे हम पढ़ाई कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। वैसे तो सारी मेथड का करो तो ये पॉइंट में बटे में आता थोड़ा सा हार्ड कैलकुलेशन हो जाता है, यदि इसकी जगह में कोई और दूसरा आता तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो जैसे 1-2 क्वेश्चन हम आगे और सोल्व करेंगे तो आगे कुछ सर्किट आएंगे, सर्किट सोल्व करना होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम वो सब सोल्व करेंगे तब हमें और आसानी से क्लियर पड़ेगा। तो हमें ये दो वाला जो फार्मूला है, 2 वाली मेथड है, यही सबसे ज्यादा आसान पड़ती है। जब करेंगे 1-2-4 सवाल तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारा एक कैलकुलेशन क्या है, बटे में आ गया, पॉइंट में आ गया, थोड़ा सा इसलिए हार्ड लग रहा है, लेकिन 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हमने पैरेलल कनेक्शन के बारे में सीखा है, और अपने नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करंट डिवाइडिंग रूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम करंट डिवाइडिंग रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो करंट डिवाइडिंग रूल होता है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था। ये सभी नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास अच्छी लग रही है तो बस भाई ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है अपने को, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है ना। एमपी में अपनी लाइन अटेंडेंट की पोस्ट आने वाली है, प्लांट असिस्टेंट की आने वाली है ना। तो जो भी पोस्ट